नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर मुझे ये बताएं कि जो दिल्ली में सरकार पहले बनी है, जो सरकार ने वादे दिल्ली के आम लोगों से किए थे, क्या वो उन वादों पे खरा उतर पाई है? किसकी बात कर रहे हैं? केजरीवाल की? जी केजरीवाल जी की। वो तो उन्होंने तो कुछ पूरा नहीं किया, उन्होंने तो हमेशा झूठ बोला है। बिल्कुल झूठ बोला है। हाँ, झूठ बोला ओके, है। तो आपको क्या लगता है कि जो वादे केजरीवाल जी ने किए थे वो बिल्कुल भी उन वादों पे खरा नहीं उतर पाए हैं? मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ऐसे ही लगता है कि उन्होंने कोई वादा पूरा तो नहीं किया है। ओके, जो वादा उन्होंने किया था कि घर घर में साफ पानी आएगा, मैं जानना चाहूंगी कि आपके घरों में साफ पानी आता है? साफ पानी की बात तो नहीं, लेकिन पानी आता नहीं, बहुत कम आता है। पानी ही नहीं आता है? हाँ, मतलब बिल्कुल कभी कभी नहीं आता है, आता है कोई टैंकर वगैरह मंगाना पड़ता है। अच्छा, तो जो आम लोग हमें देखें, क्योंकि केजरीवाल जी जो है वो 3 बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो वो किस लिए मुख्यमंत्री बने? कुछ तो उन्होंने काम किए होंगे। उन्होंने कुछ वैसे जो हम लोग नहीं जानते वो करे होंगे तो पता नहीं, लेकिन जनता की नज़र में जहाँ कहीं देखें हम वहाँ कुछ मतलब लोगों के लिए ठीक, साधारण कॉमन मैन के लिए ठीक नहीं है। तो केजरीवाल जी ने एक वादा किया था कि दिल्ली की सड़कें जो है वो पेरिस लंदन की सड़कों की तरह बन जाएंगी, क्या वो सड़कें वैसी बनी? नहीं, हमारी एक बहन सिस्टर रहती हैं द्वारिका में, तो मैं उनके यहाँ गया था अभी, तो मैंने देखा वहाँ सड़क, शायद वो वहाँ कोई सड़क जो भी है वो बिल्कुल वो ई रिक्शा पर, मतलब ई रिक्शा में भी झटके लगते हैं। अच्छा। अब बाकी बहुत जगह सड़कें ठीक भी हैं, नहीं है, लेकिन रिमोट एरिया जहाँ है वहाँ बहुत बुरा हाल है। जो केजरीवाल जी ने अभी पीछे काम किए हैं, जिसमें एक बोतल के साथ एक बोतल जो दारू की है वो फ्री बांटे, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये तो अच्छा काम नहीं था, तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत खराब बात थी। तो क्या लगता है आपको, ऐसे मुख्यमंत्री दोबारा आने चाहिए? आना तो नहीं चाहिए, बाकी अब ये लोगों के ऊपर है भाई, वोट क्या वोट देते हैं कि, तो ये सब है। अब क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? अब दिल्ली में मुझे लगता है बीजेपी और केजरीवाल दो ही लोग हैं इनमें। अब तो केजरीवाल को थोड़ा झटका तो देना चाहिए पब्लिक को। तो केजरीवाल जी को ना चुनते हुए आप बीजेपी का सपोर्ट करेंगे या समर्थन करेंगे? क्या लगता है आपको कि किसको जो है वो दिल्ली अच्छे से जो है वो चला सकते हैं? अब कौन लोग, इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन केजरीवाल से तो लोगों का मोह भंग हो गया, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको लगता है कि अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? लोग, हम तो ये कहना चाहेंगे कि झूठे लोगों को तो साथ थोड़ा उनको नहीं देना चाहिए। ये है। सर आप भी हैं हमारे साथ, आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, कोई भी सरकार बने, लेकिन जब तक आदमी शिक्षित ना होगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। अभी देखिए इतनी सफाई गंदगी यहाँ पर है तो इसमें सरकार नहीं कर सकता। आदमी की मनोबल जब तक उतनी आप अच्छी नहीं होगी, यानी मनोबल तभी अच्छी हो सकती है जब उसकी एजुकेशन हो। हाँ। 100 बात की बात ये कि एजुकेशन अच्छी होगी तो रोजगार बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी अपने आप सब कुछ स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आप जो भी रोड बोल रहे क्या आप बोलते हैं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ भी यही हाल है। हाँ, और यहाँ पर वास्तविक जो अभी है, अगर केजरीवाल के साथ सभी इंडी गवर्नमेंट आ जाती, पार्टी आ जाती है, तब तो केजरीवाल आएंगे। वैसे भी केजरीवाल का ही ज़्यादा आएगा सीट क्योंकि वोटर जो सी ग्रेड का है वो 100% वोटिंग करता है, और जो A-B क्लास का है वो परसेंटेज बहुत कम, यानी 15 से 20% ही वोटिंग करते हैं तो नेचुरली आएंगे यही। लेकिन पहले के तरह जो 70 में 67 आया था वो नहीं होगा केजरीवाल का, लेकिन इनकी ज़्यादा सीट तो इन्हीं को मिलेगा क्योंकि सभी इंडी गवर्नमेंट विखंडित हो जाएंगे तो वोट इन्हीं का बटेगा। रहा कांग्रेस का, कांग्रेस के ही सपोर्ट से ही आए थे, तो कांग्रेस अगर हट जाता है तो इनका थोड़ा सा सस्पेक्ट रहेगा कि इनका होगा नहीं होगा। बीजेपी की ज़्यादा नहीं आएगी ये भी कन्फर्म है, ज़्यादा इन्हीं की आएगी कि परसेंटेज C और D क्लास के जो लोग हैं इनको ही वोट देंगे, क्योंकि वो इलिटरेसी ज़्यादा है तो वो इनकी जो वादा है 2100 रुपया उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। पंजाब में तो दिए नहीं, तो यहाँ तो सैलरी में भी इनको दिक्कत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है आपको इतनी शॉर्ट पीरियड में देना पड़ेगा सैलरी, जैसे भी आप दें वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। कोई भी सरकार है कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी सरकार। बीजेपी आ जाएगी तो क्या लगता है यहाँ सोना का चादर बिछा देगी लोग पर चलने के लिए? ऐसा संभव नहीं है।
डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। पहले की अपेक्षा अब थोड़ी सी ग्रोथ में स्पीड आई है। जो हम इंडियन बोलो फॉरेनर भी बोल रही है, जो हमारी जीडीपी पहले की अपेक्षा काफ़ी जो दुनिया की है उसके अपेक्षा हम लोग थोड़ा सा अब फास्ट हुए हैं। लेकिन सर वो तो भारत की बात हो गई, हम तो बात दिल्ली की कर रहे हैं। तो दिल्ली का आपको उसी में दिल्ली में हम जब स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो पहले फेस धोते हैं, फिर बॉडी, टांग, हाथ फिर धोते हैं। तो ये हमारा कैपिटल है, तो नेचुरली इसकी ज़्यादा है। जितनी ऑफिस है ज़्यादातर यहाँ पर, तो इनकी यहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा आती थी, यही रीजन है। आज हरियाणा में इलिटरेसी सबसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ ग्रोथ क्यों है? क्योंकि हम इंडस्ट्री है, रेवेन्यू ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा लोग बिहार के पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो रेवेन्यू नहीं आती है, इसीलिए वहाँ ये ऐसा बैकवर्डनेस फील होता है। आज वहाँ सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार के होते हैं, यानी सबसे टॉप क्लास के स्टूडेंट वहीं होते हैं। फिर भी यानी इंडस्ट्री से पैसा इनकम होगा, इससे हम ज़्यादा कमाएंगे, हमारे घर में ज़्यादा खुशहाली आएगी। सिंपल फंडा है। ये तो इंटरनेशनल बात, ये तो पूरा इंटरनेशनल बात कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है बड़े नेताओं का भी जो होता है वो दिल्ली की बात है। तो दिल्ली में जो ठीक नहीं चल रहा है, जो ठीक नहीं चला रहा है, तो नेचुरली ऑप्शन है दूसरे को देखना चाहिए। फिर सवाल जी ये है कि क्या दिल्ली की सरकार ने जो वादे किए थे, आदमी का मनोबल नहीं ना आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इतनी महंगी टाइल लगा हुआ, लेकिन आपको गंदा दिखाई दे रहा है। हाँ। क्या वो स्वीपर, एक आदमी के पीछे एक स्वीपर लगा रहेगा? हाँ। एक कंस्टेबल लगा रहेगा? ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है ना। तो ये कैसे होगा? अवेयरनेस होगा। आज ये फॉरनर देखिए, वो एक केला खाता है, अगर उसे कहीं डस्टबिन नहीं होता तो पॉकेट में रख लेता है। क्यों? वो शिक्षित है, उसे उस तरह की शिक्षा मिला है। आप कितना भी दे दीजिए, इसको हेलीकॉप्टर दे दीजिएगा, इस आदमी को हेलीकॉप्टर में भी वैसे ही गंदा खाएगा, वहीं खाएगा, वहीं डस्टबिन फेंकेगा। हेलीकॉप्टर में भी बैठने पे वही करेगा। लेकिन एक शिक्षित, पहले इसी ने 100 बीमारी का एक बीमारी सॉल्व मेडिसिन है। एजुकेशन होगा, एजुकेशन होते तो ही। सर सवाल यही है कि जैसे आप बोले कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल जी जो वादे करते हैं और उसके साथ साथ सर मैं ये बात बोलना चाह रही हूँ कि जो दारू उन्होंने बेची, नहीं, वो दारू बेचे जो भी है, क्या उससे एजुकेशन लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वो तो वोट के लिए। हाँ। आज आप जाइए, कोई भी कपड़ा दुकान हो, परचून का दुकान हो, वो खाली रहता है शॉपकीपर। लेकिन शराब के दुकान पे जब भी जाइए धक्का मुक्की होता है। लोग बोलता है गरीबी है। अरे सबसे ज्यादा तो शराब पीते हैं वो C या D क्लास के। सबसे ज्यादा आप जाके देखिए, वहाँ पे वो धक्का मुक्की होता रहता है। आप सीधा जैसे परचून दुकान पे सीधा आ जाएंगे, सीधा सामान लीजिए, वहाँ पे आपको 10 मिनट लाइन लगना पड़ेगा। कहीं भी जाइए, ये क्यों? पैसा आया तभी ना। किसको नहीं अच्छा रजिस्ट्री करने की इच्छा, लेकिन पैसा जिसके पास है वही चीज़ है। एजुकेशन होगा तो हमारा 100 बीमारी का एक भी आ जाए। जो मुसलमानों में ये प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? इसका मेन रीजन यही है, एजुकेशन। उनका में भी जो हमारे सोसाइटी में 98 फ्लैट है, उसमें 2 मुसलमान फैमिली है। वो हर एक साल जागरण होता है, वो नॉर्मली खाते हैं जैसे हम लोग खाते हैं। उनका बच्चे भी वो राधा कृष्ण बनते हैं, नॉर्मली है। अब एजुकेशन होगा तब तो होगा। आप फैमिली प्लानिंग कैसे कर देंगे? जो जितने आज हिंदू में पहले 2 बच्चे होते थे, अब 1 बच्चे होना शुरू हो गया है। रीजन एजुकेशन हो गया। एजुकेशन हो गया, वो उसको देखता है हम अपने बच्चे को अपने से बेटर लाइफ बनाए। अगर 2 बच्चे होंगे तो उतना मैं वो नहीं अफोर्डेबल होगा, भले कितनी भी उनकी सैलरी हो। इसीलिए उसमें एजुकेशन नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। उसमें भी जो शिक्षित मुसलमान है उसका देखिए 2-3 बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, इलिटरेट है तो उसके लिए तो सुविधा भी नहीं है, आना तो उसके वो अवेयरनेस है। मेन 100 बीमारी का एक दवा है ये पॉलिटिकल आदमी यहाँ कर देना नेतागिरी में ही। मोदी जी अच्छे हैं, अभी मोदी जी का बहुमत है, क्यों नहीं ये कर देते? मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दें एक MLA MP के लिए। तो ऐसा लगता है कि जो भी हमारा जो कोई भी मंत्री आए वो एजुकेटेड होने चाहिए। ये इसमें डाउट नहीं। अभी तक हमारे जो भी PM है उसमें सबसे बेस्ट है हमारे मोदी जी। लेकिन ये भी देखकर आखिर राजा है हुए ना, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनको भी 10 चाहिए चमचा, तभी राजा रह सकते, नहीं तो इनको भी धक्का मार के BJP हटा देगा। तो मेन रीजन है ये। सबसे पहले
एजुकेशन पे फोकस करें। औद्योगिकरण मोदी जी नो डाउट करिए, लोकल फॉर वोकल, मैक्सिमम हम उस वही इंडस्ट्री या वही इक्विपमेंट बाहर से मंगाएंगे जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज लोकल पर हम बाहर से कोई भी इंपोर्ट हो सामान नहीं करेंगे जो हमारे यहाँ ना बने। थोड़ी सी महंगा है लेकिन फिर भी हो रही है इलीगल ढंग से। आज इतना लाइट देख रहे हैं, जो भी आप इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये इक्विपमेंट अगर इंडिया का होगा तो 1000 रुपया का होगा, यही चीन का होगा तो 100 रुपये की होगी। तो कितना डिफरेंस है। आपका सगा भाई भी 1000 में देगा तो आप नहीं लेंगे, बोलेगा मुझे 100 में मिल रहा है। प्रैक्टिकली बात है, यही चीज़ है। और कुछ नहीं, कोई भी आए, भगवान भी आ जाए तो इसको कैसे सुधारेंगे? मनुष्य तो छोड़िए। तो इसका अवेयरनेस सिंपल फंडा है एजुकेशन। एजुकेशन होगा तो हमारी लाइफ प्रोफाइल ऑटोमेटिक। आप सिंपल देखिए, आप एजुकेशन पर्सन ना, अगर 5 रुपये का सिक्का गिरा है आप नहीं उठाएंगे, आपको ज़रूरी भी है, पैसा ही है ना, आप नहीं उठाएंगे। क्यों? ईगो की बात है, शर्म आएगी, उठाएंगे, पैसे तो नहीं है लेकिन कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। सिंपल फंडा है। हम गंदा अगर फेंक रहे हैं तो कोई अगल बगल में देख लिया, केला छिलका फेंकता हुआ, तो क्या हमारे तरफ कैसे देखेगा वो? क्योंकि एजुकेशन क्रिएट करता है। जो व्यक्ति को एजुकेशन रिलेटेड नहीं है, फेंक दिया, कोई बोलेगा तेरे घर बाप के घर में फेंके हैं, मैं ऐसे फेंकूंगा। सिंपल फंडा है। इलिटरेट है वो यही फंडा देगा, मैं तेरे घर में फेंका हूँ, हाँ तुमको ज़्यादा लगता है तो उठा ले। ऐसे बात कीजिए अभी उससे, वो बोलेगा तेरे घर में फेंका हूँ, अगर तुम करना है तो तुम उठा लेगा। जी सर। आपको पूछे कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन कौन देगा? सरकार देगा, एजुकेशन कॉमन मैन देगा एजुकेशन? एजुकेशन सेल्फ लेना पड़ता है। एजुकेशन पेरेंट्स देते हैं, न कि सरकार या भगवान देंगे। एजुकेशन कोई नहीं देगा, सरकार मोदी जी सबको हाथ पकड़ के नहीं बोलेंगे स्कूल में जाकर चल बेटा एडमिशन लेने। तो सर हमारा सवाल ये था कि क्या आपको क्या लगता है कि लाइक किसकी सरकार जो है वो बननी चाहिए? अब एजुकेशन और ये सारे मुद्दे तो बात की बात है, मैं बस इतना पूछ रही हूँ क्या जो कोई भी हो हम नहीं पढ़ना चाहेंगे तो क्या मेरा सोसाइटी आकर के नहीं मुझे मारेगा? मेरा पेरेंट्स ही जितना मारपीट करके मुझे पढ़ा सकते हैं और सोसाइटी नहीं, उसको कोई नहीं माने रखता है। तो सरकार नहीं कि उतनी स्कूल है हमारे देश में, इतनी कॉलेज है जो सभी पढ़ सकते हैं। अब रहेंगे हम 30% से भी नंबर कम वाले, तब भी हम बोलेंगे हम कॉलेज में नहीं ले। आज गवर्नमेंट ऑफिस में क्यों नहीं काम होता है? आरक्षण, रिजर्वेशन पे आपका क्या कहना है? रिजर्वेशन एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए होनी चाहिए जो नीडी है। एक कमिश्नर के बेटा को भी आप आरक्षण देना चाहते हैं। अभी इसमें भी हुआ था, क्रिमिनल लेयर पर भी एक सबको होना चाहिए, लालू यादव के बेटा को होना चाहिए। आप रिजर्वेशन दीजिए उसको, एक फैमिली में 1 टाइम तुम्हें कलर का मिल गया, ठीक है, 2 ऑप्शन कर दीजिए ना। चाहे तो एजुकेशन में 1 शॉट लो तुम, एक बार तुम्हें चांस मिलेगा, या तुम एक बार जॉब में लो, या प्रमोशन इन द होल लाइफ 1 टाइम। बेटा इसमें सुधरना तो सुधर जा, नहीं तो फिर वही चक्की पीसेगा। सिंपल फंडा 1 टाइम कीजिए ना। आप हैं, मान लीजिए, ठीक है, हम ये दोनों आदमी जॉब किए, आपने 250 नंबर में पास, आपको जॉब मिला, मुझे 150 मिला। आपको 15 साल पे प्रमोशन होगा, मैं 5 साल में आपका बॉस बन जाऊंगा। कभी आप इंटरनली मन से वो काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली बात है, वहाँ पे एलर्जी होगा ही होगा। ये व्यक्ति हमसे कमजोर, कम नंबर में जॉब हुआ, कम नंबर में हमारा बॉस बन गया। आरक्षण में दिखाया हुआ ना, आरक्षण फिल्म में अमिताभ बच्चन बोले है ना, अरे आप तो मेरा स्टूडेंट हैं। बोले सर ये हमसे कम नंबर में जॉब मिला, अब मेरा बॉस बन गया, अब ये जो बोलेगा वही मैं करूँगा, इसीलिए मैं आपको अरेस्ट करूँगा, आप सपोर्टर हैं। तो सब चीज़ में मेरिट डिमेरिट है, इतना कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है। आरक्षण था अंबेडकर, आपको पता है अंबेडकर सरनेम किसका है? किसका है? बाबा साहब का नहीं है। अच्छा। ये ब्राह्मणों का अंबेडकर सरनेम है। अच्छा, अंबेडकर, हाँ, सरनेम ब्राह्मण का महाराष्ट्र में है, वो कम्युनिटी है उनका। एक वो पढ़ने वाले थे अच्छे, जैसे किसी सोसाइटी में कोई एक बच्चा ज़्यादा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होता है, गरीब परिवार का था, उसके तो वो पंडित जी ने, वो टीचर थे, वो उसने सपोर्ट किए। अब पंडित जी के पास भी, टीचर के पास उतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, तो एक जमींदार को अप्रोच करके पढ़ा। उस जमाने में किसी पॉलिटिकल आदमी को देखे होंगे उतना सूटेड बूटेड? आप कल्पना कीजिए, कोई भी पॉलिटिकल आदमी को ना सूटेड बूटेड। तो एक जमींदार आदमी जो था फाइनेंशियल सपोर्ट किया,
इसीलिए अम्बेडकर जो था लास्ट में अपना नाम में सरनेम में वो पंडित जी के नाम पे वो रखा अम्बेडकर। ये ओरिजिनलिटी नहीं दिखा रहा, तोड़ मोड़ के लोग को जितना होता है दिखाया, बस हो गया जी। आप प्रैक्टिकली देखिए ना, अम्बेडकर में सब में लिखा हुआ है, अगर 10 साल से ज़्यादा आप रिजर्वेशन देते हैं तो लोग इस पर डिपेंड हो जाएगा, इसीलिए वन शॉट मिलना होगा। अब तो 70 साल चल रहा, अब तो 80 साल आएगा आपका। हाँ, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सपोर्ट जो फाइनेंशियल वीक है, हम एक बार कलेक्टर बन गया, हम पे प्रमोशन भी मुझे मुझे 5 टाइम मिले, और नॉर्मल आदमी वही रहे, मेरा बेटे को भी मिले, मेरी बेटी को भी मिले। तो वन शॉट में आप दीजिए ना बेटा, एक बार सुधरने के चांस दे रहा हूँ, एजुकेशन मिले, जॉब मिले, प्रमोशन मिले। जैसे आधार कार्ड बना, आधार कार्ड में एक चिप लगा दीजिए, अभी होगा ही, आज हुआ 10 साल के बाद जैसी चिप लगी होगी, हमारे जन्म से लेकर के मरण तक उसमें बायो डाटा रहेगा। लाइफ में एक टाइम गवर्नमेंट के भाई, आज तो पहले फाइलिंग में खोजना पड़ता था, अब तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉनिक के युग है, वन शॉट में आपके एक बार मिलेगा चांस, उसमें लीजिए आप जब भी लेना हो। लाइफ इवन मरते समय तक आप अगर नहीं लिए तो लास्ट में मरने समय बोल दीजिए भाई मुझे चंदन कई लकड़ी से जलाया जाए, एक ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन वन शॉट लाइफ में। सर आपको क्या लगता है रिजर्वेशन होना चाहिए? रिजर्वेशन पे बात करने से पहले मोदी जी को, जैसे मोदी जी ने किया है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन, सब बीमारियों की जड़ है शिक्षा, सब बीमारियों की जड़ शिक्षा है। लड़ाई झगड़ा, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, सारी शिक्षा है। मोदी जी को सबसे पहले काम करना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी पर। जहाँ पे प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़े, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज का बच्चा पढ़े, जहाँ सचिव का बच्चा पढ़े, उसी में एक रिक्शा वाले का, पटरी वाले का बच्चा पढ़े, तो आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए, आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कोई भी, अब एक बच्चा गांव में कैंडल से पढ़ रहा है, मोमबत्ती से, और एक बच्चा एसी में फर्स्ट क्लास विदेशों में पढ़ रहा है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में, कैसे कंपेयर होगा? तो आरक्षण की जरूरत तो पड़ेगी, आरक्षण की तो जरूरत पड़ेगी ना। मोदी जी को सबसे पहले काम करना चाहिए 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक ही एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, एक ही सिलेबस होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चा पढ़ रहा है वो कुछ और पढ़ रहा है, और सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है वो तमिल भाषा पढ़ रहा है, तेलुगु पढ़ रहा है, फिर कंपटीशन तो इंग्लिश में ही हो रहा है ना। 90% कंपटीशन के लिए जब एग्जाम दिया जाता है किसी भी स्टेट में, किसी भी जॉब में, वो इंग्लिश में दिया जाता है, और गांव देहात के बच्चे को इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। आज भी बहुत सारी जगह पर है जहां पर इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा रही, और सरकार भी प्रचार कर रही है कि भाई क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। जो सरकार क्षेत्रीय भाषा पे जोर दे रही है ना, वो अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजती है पढ़ने के लिए? वो अपने बच्चों को यहीं क्षेत्रीय भाषा पढ़ाए। जो नेता बोलते हैं कि क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, वो अपने बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएं, फिर कंपटीशन कराएं, तब मालूम पड़ेगा ना, तब दूध का दूध पानी होगा। तो ये नेता जो है पब्लिक को गुमराह करते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, यहाँ क्षेत्रीय भाषा पढ़ाएंगे। 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी करो, 1 नेशन 1 हेल्थ पॉलिसी करो, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये बात तो ये मेन जरूरी है सभी के लिए, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे गांव में खेती में काम करने वाला है, चाहे घर में काम करने वाला है, चाहे स्वीपर का काम करने वाला है, सभी के लिए जरूरी है। इसे एक जैसी कर दो इस पॉलिसी को। 100 करोड़ चुनाव में खर्च करने वाला, 100 करोड़ चुनाव में खर्च करने वाला, जो आम आदमी के टैक्स से विदेश में इलाज कराता है, विदेश में अपने बच्चे को पढ़ाता है, जब वो 100 करोड़ समाज सेवा के लिए चुनाव में खर्च करा रहा है, तो उसे क्यों एयरलाइंस फ्री दी जा रही है? क्यों राजधानी फ्री दी जा रही है? क्यों विदेशों में इलाज फ्री दिया जा रहा है? वो तो अपना इलाज कर सकता है। क्यों उसकी ITR जो सरकारी पैसे से भरी जा रही है, आम आदमी के टैक्स के पैसे से? सुबह आदमी जगता है और रात को सोता है और मरता है, चिता जलती है, तब तक टैक्स दे रहा है आदमी। शिक्षा पर भी मोदी जी ने 18% टैक्स कर दिया है। दूध दही मट्ठा पे भी मोदी जी मना करते थे, उस पे भी टैक्स है, राशन पे भी, खाने पीने की चीज़ों पे भी टैक्स है। कहीं इंटरनेशनल किसी उसमें चले जाओ, इन चीज़ों पर टैक्स नहीं है। पर ये पहली सरकार है जिसने टैक्स लगाया है। जो लुटेरी गद्दार सरकार थी, जिसे ISI भ्रष्टाचारी सरकार बोलते थे, उस सरकार के टाइम पे शिक्षा का बजट 4.5% के करीब था।
4.5% के करीब शिक्षा का बजट था, आज 2.5% के करीब बजट है। जिस देश की शिक्षा समर्थ है वो राष्ट्र समर्थ है। अमेरिका जब आज़ाद हुआ था ना, अमेरिका आज़ाद हुआ था तो अमेरिका ने 50 से 60% शिक्षा पर बजट खर्च किया था, तब पूरे विश्व पे राज कर रहा है। और यहाँ शिक्षा का बजट गिराया जा रहा है। गिराया क्यों जा रहा है? कि गरीब का बच्चा गरीब रहे, गरीब का बच्चा पढ़ न सके। चूँकि उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ लेंगे, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ लेंगे। शिक्षा के बजट की तो गरीब के बच्चों के लिए जरूरत है, और जब शिक्षा का बजट नहीं होगा तो शिक्षा बेकार हो जाएगी। तो झंडा उठाने के लिए, दरी बिछाने के लिए, भंडारे के लिए गरीब के बच्चे इन्हें चाहिए लाइन में। तो इसलिए शिक्षा पर ध्यान नहीं देती सरकार। शिक्षा, अगर शिक्षा समर्थ हो तो राष्ट्र समर्थ होगा, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर इन नेताओं को लाइन में लगा देंगे। शिक्षित का मतलब ये नहीं है कि बच्चा मेरा आईएएस बनेगा या बिजनेस करेगा, पर वो ये सोचेगा दिमाग से, तर्कशील दिमाग होगा उसका, क्या सही है क्या गलत है। सही गलत को सोचेगा और जवाब देगा। आज लोगों का दिमाग जो है गोबर भर दिया है, शिक्षा है नहीं, शिक्षा है नहीं। 50 रुपए की सीबीएसई बोर्ड की फीस थी जब मोदी जी आए थे। जो लुटेरी गद्दार सरकार थी कांग्रेस की, मौनी बाबा की, पैरासूट में नहाने वाले की। तो सीबीएसई बोर्ड पूरे देश में है, और शायद एक आधी स्कूल विदेशों में भी हो, तो मुझे मालूम नहीं पूरी तरह से, पर दिल्ली के अंदर तो पूरी तरह से 99% सीबीएसई बोर्ड स्कूल है, पूरे देश में है स्कूल। 50 रुपए सीबीएसई बोर्ड की फीस थी, जिसे भी गरीब आदमी देने में परेशान होता था। आज 1400-1500 रुपए सीबीएसई बोर्ड की फीस है। क्या होगा? कैसे शिक्षा बढ़ेगी आगे? कैसे देश आगे बढ़ेगा? शिक्षा पर काम करना चाहिए, शिक्षा पर काम करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। बिना शिक्षा के देश आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे बड़ी अगर बात है, अनपढ़ रखोगे जितने तो भी देश नहीं पॉलिटिकल बढ़ेगा। आदमी है, जब तक वो नहीं जीता एक बार भी, तब तक तो एंटी रहता है। जैसे एक बार जीत जाए, आज केजरीवाल का बेटी का शादी होगा, मैं बोलता हूँ तो बीजेपी के 60% जो अभी गाली देते हैं उनके यहाँ चीफ गेस्ट होंगे। ये चोर चोर मसौड़े भाई हो जाते हैं। जब तक नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब तक वो नहीं जीता तब तक तो इंडिया पाकिस्तान है। जीत गया तो चोर चोर मसौड़े, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे। तुम खा के गया, ठीक है, हम पब्लिकली गाली देते हैं, लेकिन हम भी खाएंगे, तुम भी माफ़ करना, हम भी माफ़ करेंगे। केजरीवाल आए, इनको कांग्रेस को जो सीएम थी उनको गाली दे करके आए, जो भाई मेन उनका वही था, वही मेन। कोई भी पार्टी हो, एक सबसे पहले लोग को पेंशन बंद होना चाहिए। 6 बार जीते, 6 बार का पेंशन। राइट बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन खत्म की और मोदी जी ने सरकारी नौकरी खत्म की। अटल बिहारी जी 4-6 पेंशन ले रहे होंगे, एक पेंशन नहीं होगी अटल जी की, दूसरे मोदी जी की भी 2-3 पेंशन होंगी। एमएलए रहे, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। और जो गरीब का बेटा बॉर्डर पे इनकी सुरक्षा में 24 घंटा रहता है, 24 घंटा रहता है, उसके लिए पेंशन नहीं है। अपनी 4-4, 6-6 पेंशन ले रहे हैं, उसके लिए सुविधा नहीं है। तो ये नेता सिर्फ अपना पेट भरने में, और केजरीवाल ने झूठ बोला, भ्रष्टाचार किया, शराब बेची, कुछ भी किया, जनता को फिर भी दिया है। दिल्ली के अंदर जनता को दिया है। लूटने के बावजूद ही हम केजरीवाल को कोई भी उपाधि दे सकते हो, आईएसआई का एजेंट दो, भ्रष्टाचारी दो, शराब माफिया दो, कुछ भी दो, पर जनता को राहत दी है। पहली सरकार है केजरीवाल की जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे काम किया है, जो कि मोदी जी को मजबूरी बस जब ट्रंप आया था गुजरात में तो दिल्ली का शिक्षा मॉडल ही दिखाना पड़ा था। गुजरात में मोदी जी करीब 15 साल तो रहे मुख्यमंत्री और 10 साल से अब प्रधानमंत्री हैं, पर गुजरात मॉडल नहीं दिखाया गया शिक्षा में। केजरीवाल ने काम किया है शिक्षा पे, तभी शिक्षा का मॉडल दिल्ली का ही दिखाना पड़ा था मोदी जी को, जबकि एक दूसरे का 3 मेजर काम है इंडिया का। फर्स्ट चीज, एक नेताओं की मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन। प्राइवेट या गवर्नमेंट सोसाइटी में आप 10 साल के, आप 15 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। किसी भी जॉब में, प्राइवेट में जाते हैं ना, आप भी जाएंगे कहीं दूसरी में मीडिया में, तो हाँ आपका मांगेगा, ये एक्सपीरियंस मांगेगा। एक चोर उचक के आ जाते हैं हर पार्टी में, बीजेपी में भी भरा हुआ है। कांग्रेस में था तो घटोलेबाज, बीजेपी में आ गया धूले धूले। ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए मिनिमम, हाँ, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे कलर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना, इनके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड का, और ये पेंशन।
आप 5 साल रहे, 5 साल आप खा रहे हैं, ठीक है, आप गए घर भी खाली कीजिए, पेंशन क्लोज। नहीं तो आप सब पब्लिक को भी कर दीजिए, पब्लिक को भी कर दीजिए ना। आप 6 बार जीतेंगे, 6 बार का, ये कौन ह्यूमैनिटी, ये तो एकदम बोलते अन्याय है। दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकता, कोई भी बीजेपी वाला, मोदी जी ही सिंगल ये काम कर सकते हैं। अभी इंडिया में कोई ऐसा बाय बर्थ नहीं पैदा लिया है, कल हो सकता है, ये मोदी जी सिंगल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे की लालच नहीं है। नहीं तो जो एक बार एक नेता को एक ही पेंशन मिलेगा, 6 बार जीते आप, लास्ट वाला जो सबसे महंगा वाला वही लो ना, लेकिन एक बार मिलेगा। और जितनी इनकी सुविधा है उसमें आप एक IAS बनने के लिए ये एक क्वालिटी, एक नेता बनने के लिए मर्डर करके आए हैं जी भाई, ठीक है हम नेता बन गए, साला वो मर जाएंगे, जन्म भी ले लिए, तब तक हमारा कोर्ट में ही केस चल रहा है। ये कौन सा आप कर रहे हैं? नेताओं के लिए 12 बजे रात में कोर्ट, एक किसी को फांसी पड़ने वाला है, उसके लिए अगर 5 मिनट लेट हो गया तो जाओ बाबू तो भीतर। कुछ चीज़ इलीगल आइए, अभी इंडिया में कोई नहीं है। मोदी जी चाहे तो कर सकते हैं, ये और कोई नहीं है, इनके पार्टी में भी ऐसा कोई नहीं है जो कर सकता है। ठीक। सर किया है ना, पंजाब सरकार ने भगवंत मान ने पेंशन बंद कर दी, एक ही पेंशन रहेगी। भगवंत मान ने एग्जाम्पल पेश किया है पंजाब में, एक किया जो जिसे बोलते हैं नशेड़ी, जिसे शराबी मुख्यमंत्री बोलते हैं भगवंत मान को लोग, पर उस भगवंत मान ने शराबी ने नेताओं की एक ही पेंशन छोड़ी है सिंगल, पर मोदी जी नहीं कर सकते। मोदी जी को कुर्सी से प्यार है, सत्ता से प्यार है। सारे भ्रष्टाचारी, भगौड़े, उल्टे सीधे काम करने वाले किसी भी पार्टी में हो, और मोदी जी की वॉशिंग मशीन चुनाव आया सारे, दिल्ली का ही देख लो आप, जिन लोगों के घर पे ईडी के छापे पड़ रहे थे, उनको आज मोदी जी टिकट बांट रहे हैं। बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के जितने भी जिन पे आरोप लगा और जो हिल गए वो सब बीजेपी में शामिल हो गए और उनको टिकट मिल रहा है। महाराष्ट्र में देखो, बिहार में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, झारखंड में देखो, सारे भ्रष्टाचारी, लुटेरे, भगौड़े और महिलाओं पे अत्याचार करने वालों का अड्डा मोदी जी का संरक्षण है। देश का एक ही पहला प्रधानमंत्री बना है जो इस तरह के लोगों को संरक्षण देता है सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आप पिछला रिकॉर्ड देख लो 10 साल का, जितने भी जिन पे आरोप लगाए मोदी जी ने, ये तो जिन पे आरोप लगाए नहीं, जिन पे आरोप लगाए, जिनकी सत्ता की वजह से आए, चाहे कैग का देख लो, चाहे कोयला घोटाला देख लो, चाहे सिंचाई घोटाला देख लो, चाहे आदर्श घोटाला देख लो, सबको मंत्री बनाया, सबको राज्यपाल बनाया, सबको बनाया और किसी की जांच नहीं हुई, किसी की जांच नहीं हुई। वही लुटेरी सरकार थी गद्दार कांग्रेस की, जिसपे आरोप लगे थे, उसने अपनी पार्टी से हटाया, मंत्री पद से हटाया, जेल भेजा, जांच कराया, और मोदी ने आते ही सबको बरी कराया, बरी करा के अपनी पार्टी में शामिल किया, पार्टी में शामिल करा के किसी को मंत्री बनाया, किसी को राज्यपाल बनाया, किसी को MP बनाया, किसी को अध्यक्ष बनाया किसी विभाग का, किसी को कुछ बनाया, किसी की कोई जांच नहीं हुई दोबारा। ये मोदी जी कर सकते हैं ऐसा काम, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये तो सरकार चलाने के लिए बहुमत चाहिए ना पहले, तो लुटेरे गद्दारों के साथ चाहिए क्या? तो सत्ता के लालची हुए या नहीं? सत्ता के लालची है मोदी जी, तभी कर ही नहीं सकते। अटल जी भी एग्जाम्पल थे, एक वोट के पीछे उन्होंने नहीं काम किया था, उसी पार्टी के नेता थे अटल जी। अटल जी उसी पार्टी के नेता थे, तभी तो नहीं रह पाए ना, तभी तो नहीं रह पाए ना। सत्ता के लालची, कुर्सी के भूखे, मोदी जी से ज्यादा कोई कुर्सी का भूखा नहीं है इस टाइम देश में। आप नहीं है तो आप देख लो, सारे भ्रष्टाचारी, लुटेरे, भगौड़े, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले सब उसी में। यही बिधूड़ी संसद के अंदर क्या बोला था, और उसी की वजह से दिल्ली में टिकट नहीं दिया गया था। और आज सत्ता का सुख भोगने के लिए उसको टिकट दिया जा रहा है, और अभी एट ए टाइम महिलाओं पर अत्याचार बोला है अभद्र भाषा या नहीं बोला, फिर भी उसको टिकट दे रहे, क्योंकि सत्ता का सुख चाहिए। ये तो हमारी न्यायपालिका जो है ना, हम सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं न्यायपालिका। भाई साहब ने बोला भाई साहब बैठ जाओ। भाई साहब ने बोला कि भ्रष्टाचारी जो भी है व्हाटएवर, और जो देशद्रोह के केस में फंसता है कन्हैया कुमार, उसको टिकट कांग्रेस देती है। देशद्रोह के में अभी आपके बीच में नहीं बोला, 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 शांति रखो, नहीं बोला ना, पर कोई आरोप नहीं, सिर्फ आरोप नहीं हुआ, लेकिन वही कहता है अफजल अनसर मीना तेरे खाते में चार्जशीट नहीं दाखिल करी गई। चार्ज अमित शाह के अंदर, गृह मंत्री अमित शाह जी के अंदर 24 घंटे पुलिस रहती है, और सेकंडों में, मिनटों का दूरी है,
दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर में अमित शाह जी के उसमें सेकंडों की दूरी है, फेस टू फेस भी आके कर सकते हैं, पर चार्जशीट नहीं दाखिल कराई। तो ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए, पब्लिक को गुमराह करने के लिए। पर जिसको कोर्ट ने जो साबित किया उसे एक टिकट दिया, जगह नहीं मिलती बोलने, उसे टिकट दिया, हम उनका भी जानते उसे टिकट दिया। और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, केजरीवाल के घर के अंदर ही केजरीवाल की पत्नी के सामने महिला को ही पीटा जाता है उनके पीए के द्वारा, तब नहीं बोलते ये क्या सिद्ध हुआ? सिद्ध हुआ क्या चार्जशीट में दी, क्या है चार्जशीट में क्या दिया? आतिशी मालीवाल जो एक बात बताइए, एक चीज बताओ, आतिशी मालीवाल जिसके के साथ झूठ बोल रही है। अत्याचार होता है, जिसके साथ अत्याचार होता है आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में, वो बीजेपी में क्यों शामिल होता है? क्यों उसके बाद ही क्यों होता है? जब बीजेपी में शामिल होने के बाद ही अत्याचार क्यों होते हैं? पहले क्यों नहीं बोलते? पहले बोलना चाहिए ना, अत्याचार हुआ किसी के पास, पहले बोलना चाहिए नहीं। और मजे की बात है, अगर आरोप है भाई पहले भी तो बोलना चाहिए। अरे सुन लो, बीजेपी में पहले। शामिल होके ये आरोप हैं। अब उंगली क्यों कर रहे हो? एक चीज और उन्होंने बोली सरकारी आवास की, राहुल गांधी पे आरोप सिद्ध हुआ, राहुल गांधी की सदस्यता गई और 1 महीने के भीतर उसका आवास छूटा। और साहब सिंह वर्मा का बेटा 10 साल सांसद हुआ, प्रवेश वर्मा, 8 महीने हो गए सरकारी आवास में रह रहा है, उसका आवास क्यों नहीं छूटा? उसका, जबकि जो आवास सरकारी अलाट करते हैं वो कह रहे हैं कि आवासों की कमी है। कई एमपी को आवास नहीं मिल रहा, पर हारे हुए को जो चुनाव नहीं लड़ा, एमपी नहीं है आज की डेट में, 8 महीना से उसे सरकारी आवास दिया है। और सरकारी आवास में भी घोटाला हो रहा है, फर्जी वोट बनने, फर्जी वोट। ये प्रवेश वर्मा की कोठी ये रही, यहीं पे फर्जी वोट बनने उसके यहाँ, जिनका अता पता ही नहीं है, जिनका कोई अता पता ही नहीं। चुनाव आयोग ने भी साबित कर दिया कि ये फर्जी वोटर बनने। ये सरकारी आवासों में मोदी जी के जो एमपी हैं, जो एमपी भी नहीं है आज की डेट में, उनके सरकारी आवास में फर्जी वोट बनने, ये आवास चुनाव आयोग ने भी साबित कर दिया। तो ये फर्जी है, ईडी फर्जी, कोर्ट फर्जी, आईएएस फर्जी, सीबीआई फर्जी, ये गुजरात से ही निकलता है। तो दिल्ली में गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, दिल्ली के अंदर गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। कोर्ट फर्जी पकड़ा गया गुजरात में, ईडी फर्जी पकड़ी गई, जज फर्जी पकड़े गए, आईएएस जो कश्मीर में घूमता था वो गुजरात से पकड़ा गया। तो दिल्ली की जनता समझदार है, यहाँ फर्जीवाड़ा गुजराती गैंग नहीं चलेगा। ये पढ़ी लिखी जनता है, इसको रोजगार चाहिए, काम धंधा चाहिए, बच्चों की पेट पूजा चाहिए, शिक्षा समर्थ, राष्ट्र समर्थ। कोई भी सरकार हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, जिस देश की शिक्षा समर्थ है वो राष्ट्र समर्थ है। जो परिवार शिक्षित है वो आगे बढ़ेगा, और नहीं बाकी तो लेबर की तरह झंडा उठाएंगे, दरी बिछाएंगे। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? जिसने काम किया वही आएगा। मोदी जी की एक रैली हुई थी, मैंने एक रैली मोदी जी की अटेंड की थी 2015 के चुनाव में, एक रैली मैंने अटेंड की, और यहाँ और भी लोग होंगे 2015 की। तो मोदी जी ने एक नारा दिया था रामलीला मैदान में, नसीब वाला या बदनसीब। तो मैंने भी वहाँ ताली बजाई थी पहली बार, आज तक कभी ताली नहीं बजाई मोदी जी के लिए मैंने, न 2013 में न 12 में कभी, पर उस रैली पे ताली बजाई थी मैंने 2015 में। नसीब वाला या बदनसीब, तो 15-20 पैसे पेट्रोल डीजल पे कम हुए थे कि नसीब वाले की वजह से पेट्रोल डीजल के पैसे बचने लगे, और आज वो पेट्रोल डीजल कहाँ है? तो दिल्ली वालों को बदनसीब नहीं चाहिए, नसीब वाला चाहिए। अब मोदी जी अपने आप को साबित करें कि मैं नसीब वाला हूँ या बदनसीब है। आज पेट्रोल 100 से ऊपर पहुंची, 125 तक पहुंची। वही मोदी जी कहते हैं कि जिस नोट की रुपया की कीमत गिरती है, जिस रुपये की कीमत गिरती है उस प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो आज मोदी जी साबित करें कि मोदी जी की साख गिर रही है या बढ़ रही है। मोदी जी की बॉर्डरों की सुरक्षा की बात करते थे, आज ये कहते हैं कि रोहिंग्या आ गया, ये आ गए। तो 10 साल से गृह मंत्री के अंदर है बॉर्डर, जो है मोदी जी की बॉर्डर जो है प्रधानमंत्री के देश के केंद्र के अंदर है, तो वहाँ पर साख गिर रही है या क्या हो रही है? ये मोदी जी अपने आप को साबित करें क्यों कि साख बढ़ी है या कम हुई है, वो सब जानते हैं। और ये किसान धरने पे बैठे हैं, मोदी जी के किसान धरने पे बैठे, मरने के लिए बैठा है अजीत डल्लेवाल। और ये 1 साल यहाँ रहे, 13 महीने, ये सब मोदी जी के भड़काए हुए हैं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तो ये मोदी जी भड़का करके देश को बर्बाद किया है मोदी जी ने। तो यही नारा देते थे कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, डबल इनकम होनी चाहिए। आज उस एमएसपी को क्यों नहीं लागू कर रहे? 2013 में 12 में ये मुख्यमंत्री थे, और लुटेरी गद्दार सरकार ने इनको उस किसान कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, तो इन्हीं की डिमांड थी। तो अब ये प्रधानमंत्री बने, क्यों नहीं कर रहे? इनको करना चाहिए ना।
भाई अपने वायदे तो पूरे करने चाहिए, दूसरे के वायदे पूरे मत करो, अपने वायदे पूरे करो। किसानों ने कभी डिमांड नहीं की थी कि एमएसपी दो हमें या हमारी डबल इनकम करो, ये मोदी जी का नारा था। पे बात कर रहे हैं, हम भी एक किसान फैमिली से ही है, एमएसपी पे बात कर रहे हैं। अभी ये तेल का एग्जाम्पल दिए ना, किसका तेल का एग्जाम्पल दिया ना, महंगा हो गया एमएसपी। अगर चावल महंगा हो जाएगा तो यही फिर बोलेंगे चावल महंगा हो गया। चावल के लिए बोलता हूँ, सुनिए, देखो लुटेरी गद्दार सरकार थी, लुटेरी गद्दार सरकार थी, चावल के लिए बात करो। एक बीच का होता है, बायर और खरीदने वाले की दोनों के बीच के जब अंडरस्टैंडिंग होती है वो टाइम फिक्स होता है। तो एमएसपी भी इसी तरह से गवर्नमेंट ने तय किया, हर एक साल बढ़ाई जाती है। 2013 में जब क्या मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है क्या, मुख्यमंत्री नहीं क्या, मोदी जी को उस टाइम पे ज्ञान नहीं था क्या, मोदी जी को उस टाइम पे 2013 में ज्ञान नहीं था जब किसानों के लिए एमएसपी की बात करते थे। अध्यक्ष थे कमेटी के, जो स्वामीनाथन कमेटी को लागू करने के लिए किसानों की एमएसपी लागू, उसके मोदी जी को अध्यक्ष बनाया था लुटेरी सरकार ने, विपक्षी सरकार ने मोदी जी को अध्यक्ष। जब मोदी जी को ज्ञान नहीं था क्या, मोदी जी अनपढ़ हैं, मोदी जी अनपढ़ हैं। एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए थी, तब नहीं उनको दिखता था कि मैं कैसे एमएसपी डबल करूंगा, कैसे किसानों की आय डबल करूंगा, तब नहीं दिखाई देता था। और ये पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम पे पेट्रोल डीजल नहीं दिख, जब 10-15 पैसे पेट्रोल डीजल बढ़ता था ना तो भारत बंद होता था महंगाई में। यही आज सुषमा स्वराज नहीं रही, आज सुषमा स्वराज नहीं रही, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए सुषमा स्वराज जी और स्मृति ईरानी का। मैंने लौकी लेके डांस देखा था राजघाट पे, 15-20 पैसे पेट्रोल डीजल के और सिलेंडर के 2-4 रुपए बढ़ते थे। आज सिलेंडर 400 रुपए से 1100-1200 रुपए तक पहुंचा, फिर ये 800 रुपए पे लेके आए। समय में कांग्रेस के समय में कितना था, तो लास्ट पूछिए क्या हुआ। और आज ये जीडीपी की जो बात कर रहे हैं, जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी की बात कर रहे हैं, गिने चुने लोगों की इनकम बढ़ने से जीडीपी नहीं बढ़ती। आपकी मेरी इनकम कितनी बढ़ी है, आपकी जीरो बढ़ी है, पूरी देश की जो होती है उनका ये जीडीपी के बारे में समझते क्या है, माफ करके उससे जीडीपी थोड़ी बढ़ गई की तरह। सर आप अत्याचारियों का टैक्स माफ करके हम दो हमारे दो सरकारी संस्थानों को। सम्मित पात्रा ओएनजीसी के डायरेक्टर है, कोई भी यहाँ नेट पे निकाल लो, सम्मित पात्रा ओएनजीसी के जिस दिन से डायरेक्टर बने ओएनजीसी बर्बाद हो गई। लुटेरी सरकार, कांग्रेस की गद्दार सरकार ने, अरे सुन लो ओएनजीसी जब लुटेरी सरकार थी, गद्दार कांग्रेस की लुटेरी गद्दार सरकार ही, कोई भी नेट पे निकाल सकता है। ओएनजीसी एक ऐसा सरकारी संस्थान था जिसके पास कैश सरप्लस था। प्रॉफिट में तो बहुत सारे संस्थान थे, पर ओएनजीसी के पास कैश था सरप्लस में। और आज जब से सम्मित पात्रा को डायरेक्टर बनाया है, आज ओएनजीसी भी घाटे में। सरप्लस तो दूर की बात रही, एक ही संस्थान था सरकारी जिसके पास कैश सिर्फ सरप्लस था, वो भी घाटे में। आज एक संस्थान बता दो, मोदी जी ने एक संस्थान को अवार्ड भी दिया था कि भाई बहुत अच्छी कमाई की। आज एक संस्थान बता दो ऐसा जो प्रॉफिट में हो, जिसे नवरत्न बोलते थे, सबका बेड़ा गर्क कर दिया। चाहे बीएसएनएल ले लो, एमटीएल ले लो, कोई भी ले लो, ओएनजीसी ले लो, चाहे इंडियन ऑयल ले लो, रेलवे ले लो, रेलवे की प्लेटफार्म बढ़ा, टिकट बढ़ी, किराया बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, और अरबों खरबों रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तब भी घाटे में। और एक वो था कौन, चारा चोर था, जो हर साल 1 रुपया लोकल ट्रेन में पैसेंजर का भी किराया कम करता था। गरीबों के लिए ट्रेन चलाई, सस्ती ट्रेन चलाई, फिर भी रेलवे प्रॉफिट में आया, वो भी एक चारा चोर था। और आज ईमानदार सरकार है, तब भी रेलवे में इतना सब कुछ होने पे सीनियर सिटीजन का भी कोटा खत्म कर दिया। ये क्या करेंगे? मोदी जी को अपने लिए तो सोचना था कि मैं भी तो सीनियर सिटीजन हूँ, मैं सीनियर सिटीजनों का क्यों गला काट रहा हूँ? मोदी जी 70-75 साल के होने को हैं, 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन हो जाते, वो अपने लिए नहीं सोचे तो हमारे लिए क्या सोचेंगे? मोदी जी क्या सोचेंगे? तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो है, दिल्ली में वही आएगा जिसने जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए काम किया है। सुन लो एक सेकंड, 10 साल
मोदी जी की सरकार हो गई 10 साल 8 महीने और सांसद पूरे 7 के साथ। एमसीडी में 15 साल रही मोदी जी की। ईडी, सीडी, डीडीए, इनकम टैक्स, कानून सुरक्षा व्यवस्था सब है। मैं आपको पूछता हूँ, मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बोला तो कुछ और था, पर हम इसी को मानते हैं सही, इसी को मानते हैं सही। दिल्ली में केजरीवाल ने शिक्षा का बजट बढ़ा के बेटियों को पढ़ाया। क्या दिल्ली की कानून अमित शाह जी के अंदर है? कानून सुरक्षा व्यवस्था, क्या बेटियां दिल्ली में सुरक्षित हैं? दिल्ली में सुरक्षित हैं? ये रहा बुलंदशहर, ये रहा नोएडा। गौ माता की बात करते हैं, क्या माता हमारी सुरक्षित है? पहले किसी भी सरकार में, लुटेरी अत्याचारी सरकारों में, कोल्ड स्टोरों में गायों का मांस नहीं पकड़ा गया। ये राम राज्य की, सन्यासी बाबा योगी बाबा की डबल इंजन सरकार है, जिसमें कोल्ड स्टोरों में गायों का मांस पकड़ा गया। और नकली दूध के बुलंदशहर के अंदर 1 लाख लीटर रोज का एक ही आदमी सप्लाई कर रहा है नकली दूध का, जिसके यहाँ अभी पहले पकड़ा गया, अभी 3-4 दिन पहले 45 करोड़ का नकली पाउडर पकड़ा गया है। तो ये है राम राज्य की डबल इंजन की सरकार, योगी सरकार। राम का नाम नहीं आना चाहिए, राम का नाम नहीं आना चाहिए सरकार। देखो सुनो, नोएडा के अंदर सरकार लगे, राम का नाम नहीं आना चाहिए। मुझे जाना है इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो सुनो, एक सेकंड सुनो। बोल रहे हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुई जो इतने लोग पकड़ में आते हैं, ये कोई आज से नहीं चल रही है। सर आप क्या बोल रहे थे? इन्होंने जो भी कहा कि महंगाई वगैरह जो भी है, देश में सुविधाएं कितनी बढ़ी हैं। सिलेंडर महंगा हुआ, ठीक है मानते हैं महंगा है, लेकिन सुविधाएं उस टाइम में कैसी थी? सिलेंडर, एक सिलेंडर को 21 दिन में बुक करते थे, आप कितने दिन में बुक कर सकते हो? आप अब घर पे आ जाता है ना। पहले आपको लेने जाना पड़ता था सिलेंडर, 10 दिन में नहीं आया, नौकरी छोड़ के जाते थे पतिदेव।